चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। और पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि का कॉन्सेप्ट सीखा था और उसमें अपन ने कुछ सवाल भी देखे थे, है ना। अभी उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था और कुछ ट्रिक भी बताया था ना, टिप्स एक दिया था एक सवाल का कि कैसे करना है उसको, एम का मान निकालना था जिसमें। तो आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आज अपन उसको और देख लेंगे, तो एक बार आपका पूरा प्रतिस्थापन विधि फिर से रिवीजन हो जाएगा। और कुछ सवालों के मैं समीकरण बनवा दूंगा और उसको आप लोग खुद से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि का बचे हुए पोर्शन के बारे में, है ना। तो देखिए, इसमें जो प्रतिस्थापन विधि मतलब 3.2, हम आपके 3.2 प्रश्नावली पर हैं। और इसमें से ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल जो बोल रहा है, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 माइनस 24 को हल कीजिए। ठीक है, हल कर लेंगे, इसमें से x और y का मान निकाल लेंगे। और इसमें m, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो जाए। तो इसमें से जो ऊपर के दोनों समीकरणों से x और y का मान हम निकालेंगे, उसके दिए हुए समीकरण रख देंगे, तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या है अपना समीकरण? 2x प्लस 3y बराबर का 11, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस का 4y और बराबर का माइनस 24, ये दूसरा समीकरण हो गया आपका। चलिए, हम लोग कैसे करते थे? सबसे पहले पहला समीकरण ले लेंगे, तो समीकरण 1 से चालू करते हैं। समीकरण 1 से क्या आएगा? 2x प्लस का 3y बराबर 11। यहाँ से मैं चलो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा कितना? 2x बराबर 11 और 3y को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3y। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारी x की वैल्यू। ठीक है, इसको बोल देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से हम इस x के मान को किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ध्यान से देखिएगा, है प्रतिस्थापन विधि से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है हम दूसरे नंबर समीकरण रख देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास था 2x की जगह में हम रख देंगे कितना? 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का 4y और बराबर का माइनस 24। यहाँ देखिए 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए y y वाले दोनों में माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और 11 को ले चलते हैं उस तरफ बराबर के। तो इधर से देखिए क्या हो जाएगा? 3y में 4y जुड़ा तो माइनस का 7y बराबर माइनस 24, और ये वाला 11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 11। अब देखिए माइनस 7y बराबर 24 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा? माइनस का 35। तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया? माइनस 35 डिवाइडेड बाई माइनस का 7। माइनस माइनस कट गया, 7 का टेबल पढ़िए, 7 बना 35। तो y बराबर इधर से आ गया कितना? 5 के बराबर। ठीक है, अब ये y आ गया। y का मान हम रखेंगे किस में रख देंगे? 3 नंबर के समीकरण में। आप 1 नंबर और 2 नंबर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में चलिए रख देता हूं मैं। 3 में रखने पर रख दें, क्या बनेगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3, y की जगह में आ जाएगा अपना क्या? 5 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। चलिए यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3 बचे 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा कितना? माइनस का 4 और बटे 2। कितना आ गया x का वैल्यू? x का वैल्यू आ गया माइनस 2 के बराबर। तो हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है ना? x और y का मान हमने निकाल लिया प्रतिस्थापन विधि से। अभी ये सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता अगर ये तीसरा समीकरण न देके उसमें m की वैल्यू ना पूछा हुआ होता, तो है ना। तो अभी हम थोड़ा सा इसको और हल करेंगे, उसमें m का मान भी निकालना है हमको। तो कैसे होगा? देखिए समीकरण नंबर जो अगला दिया है उसमें हमने क्या दिया है? हमको आगे दिया है क्या कि y इक्वल टू mx और प्लस का 3। हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है? -2 और y की वैल्यू कितनी आई? 5, वो इसमें रख देना है हमको।
y बराबर 5, तो यहाँ आ गया m, और x की जगह में कितना आ जाएगा -2 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा कितना 5 इक्वल टू माइनस, इसको पूरा करेंगे कितना हो जाएगा -2m और प्लस का 3, 3 को ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा कितना 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m, 5 में 3 गया 2 बराबर -2m, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, तो m बराबर आ गया माइनस का 1। ठीक है, m का मान पूछा था ना, तो m का मान ऐसे अपन निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका हो गया दूसरे नंबर का सवाल। अब चलते हैं तीसरे नंबर का सवाल। तीसरे नंबर के सवालों में देखो डायरेक्ट समीकरण नहीं दिया हुआ है आपको, आपको उनकी भाषा, प्रश्न की भाषा समझनी है और उससे समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करके और जो भी पूछा है वो बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिख लें। अब हम लोग चलते हैं किसमें, तीसरे नंबर के सवाल में। तो तीसरे नंबर का मैं सवाल का आपको समीकरण बना के दिखाता हूँ, और उसके बाद का जो हल रहेगा प्रतिस्थापन विधि से जो हल करना है अपने को, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, इन 6 सवालों में से कोई एक आध सवाल मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, बाकी का आपको करना है पूरा। चलिए तीसरे नंबर में चलते हैं। तीसरे का देखिए पहला सवाल क्या बोलता है कि दो संख्याएं हैं, है ना, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब उनको घटाऊंगा तो कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कर लेना है अपने। तो मान लेता हूं कि दो संख्याएं क्या क्या हैं, माना दो संख्याएं क्या क्या हैं, x और y है। ठीक है, ऐसे दो संख्याएं हमने मान लिया है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोलता है, प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, है ना, तभी समीकरण बन पाएगा आपका। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, ये जो दो संख्या हमने मानी थी ना, तो इन दोनों को अगर मैं घटा दूं, दो संख्याओं का ये अंतर हो, ये किसके बराबर है 26 के बराबर है। ये देखिए आपको पहला समीकरण बन गया। और दूसरा क्या बोलता है कि एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है, 3 गुनी मतलब 3 गुना है ना, गुणा करना है, तो x बराबर y का कितना है 3 गुना है। इसको थोड़ा हल कर लो, तो x माइनस का 3y और इधर बराबर 0, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लेंगे और यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे, वही आपकी दो संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इसमें आप समीकरण 2 से लेना ना, पहले 2 से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखो x का मान क्या आ जाएगा, 3y को उधर ले जाओगे तो x बराबर 3y, उस x बराबर 3y को आप समीकरण 1 में रख देना, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3y माइनस y बराबर 26, तो 3y में एक y घटा तो कितना होता है 2y, 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना आएगा 26/2 मतलब 13 आ जाएगा। और y का मान फिर आप यहाँ वाले समीकरण में रख देना, तो वहाँ 13 39 y का मान x का मान आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल, दूसरा सवाल जो है तीसरे का, वो क्या बोल रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप समपूरक कोण समझें। पूरक कोण मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे ये मान लो एक लाइन है, ठीक है, इसमें हम लोग एक बिंदु लेते थे, तो यहाँ से हम लोग लाइन बनाना शुरू करते थे ना, ये 0 अंश, ये कुछ डिग्री, ये कुछ डिग्री, ये कुछ होता, फिर ये एकदम सीधा जो लाइन हो जाता है, ये कितना रहता है 90 डिग्री होता है, तो इसको बोलते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, और जब यही लाइन इधर घूमते घूमते इधर से और इधर आ जाता, तो ये जो टोटल कोण होता है ना, ये वाला, ये इतना सारा, ये होता है कितना 180 डिग्री, और 180 डिग्री को बोलते हैं क्या, संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई दो कोण है, ठीक है, मान लो एक ऐसा लाइन खींच दिया, तो इधर एक कोण है x और बचा हुआ कोण जो है वो है y। इस लाइन के इधर जो बना रहा था इस साइड में, ये है x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है y है। अब ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि उन दोनों का योग जो है ना वो क्या है संपूरक, दोनों कोण मिलकर क्या बना रहे हैं, संपूरक बना रहे हैं, मतलब 180। तो देखिए इसमें से क्या हो रहा है हमको, पहला समीकरण तो पहले तो हम मान लेते हैं कि माना दो कोण क्या है हमारे, माना दो कोण x और y है। ठीक है, डिग्री में मान लेना आप, x डिग्री और y डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया,
पहला प्रश्न क्या है कि दोनों क्या होना चाहिए, समपूरक होना चाहिए। तो x में अगर मैं y को जोड़ दूंगा तो ये 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, 180 डिग्री हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए कि बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो x जो है ये y, अगर मान लो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो x जो है y से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस का y और बराबर का 18 डिग्री। तो एक समीकरण तो ये बन गया, दूसरा समीकरण आपका ये बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, वो आपके दोनों कोण हो जाएंगे, है ना। x और y का जो भी मान आए, बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। 180 और 18 कितना हो जाएगा, 198। 198 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 2 9 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी देखो 99 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 99 माइनस कर दोगे 180 में कितना आएगा, 180 माइनस 99 1, और 18 में हो गया 8 9 91, 91 नहीं, एक हाथ से दे दिया था ना, 81। देखो 81 डिग्री और 99 डिग्री आ रहा है। तो आप लोग इसको हल कर लेना, ये काफी आसान है, आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। आपको याद होगा हमने 3.1 में एक पेंसिल और कलम वाला किया था ना सवाल, कि कुछ पेंसिल और कुछ कलम का मूल्य इतना था, कुल मूल्य। तो ये कुछ वैसा ही सवाल है, इसमें मैं समीकरण बना देता हूँ और आप इसमें से फिर एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बता देंगे। मतलब इसमें x और y का जो मान आएगा वही इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है, ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 7 बल्ले, तो एक बल्ला कितना का था, x का, तो 7 बल्ला कितने का हो जाएगा, 7x का। 6 बल्ला कितने का, एक बल्ला, एक गेंद कितने का था, y का, तो 6 गेंद कितने के हो जाएंगे, 6y के। इनका कुल जब उसने खरीदा होगा तो कितना देना पड़ा उसको, 3800 रुपये देना पड़ा। तो ये हो गया आपको पहला सवाल। ऐसे ही सवाल को आगे पढ़ें कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, मतलब 3 बल्ला मतलब 3x प्लस का 5 गेंदें मतलब 5y बराबर कितने में खरीदा, 1750 रुपये में। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें और x और y का मान निकाल लें। तो जो x का मान होगा वो एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा, और जो y का मान होगा वो एक गेंद का मूल्य हो जाएगा, है ना। लास्ट में लिख देना, अतः एक बल्ले का मूल्य इतना और एक गेंद का मूल्य इतना, जो भी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण बनाना पहले सीखें और उसको फिर हल कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरे के बाद ये तीसरा सवाल था, ठीक है। ये तीसरा अपन ने कर लिया, अब हम लोग करेंगे चौथा नंबर का सवाल। ध्यान से देखिएगा चौथा नंबर का सवाल। चौथे नंबर के सवाल में क्या बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी अगर तय करता है तो 105 रुपये लगता है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा में 155 रुपये लगता है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना है आपको। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर अगर यात्रा करना है तो उसका कितना भाड़ा देना होगा। तो सवाल में ना ध्यान से पहले ये समझो कि देखो टैक्सी वाला का एक फिक्स भाड़ा तो है ही, मतलब फिक्स चार्ज करता ही है कि भाई तुम चाहे 5 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 15 किलोमीटर जाओ, हमारा टैक्सी का फिक्स अमाउंट
मान लो 50 रुपए है, तो 50 रुपये तो तुमको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे तुम किलोमीटर आगे बढ़ोगे ना, जैसे मान लो 2 किलोमीटर तक यात्रा करोगे तो 2 किलोमीटर का अलग चार्ज लगेगा। तो जैसे इसमें जो उसका फिक्स भाड़ा है ना, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा को हम लोग मान लेते हैं x रुपए ले रहा है वो नियत भाड़ा, और अतिरिक्त दूरी जो मतलब एक्स्ट्रा जो किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी अपने को निकाला है ना, तो अतिरिक्त जो चलेगा उसका अलग से उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग पहले देखो कैसे करेंगे, इसको करेंगे ऐसा कि माना नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फिक्स भाड़ा है ना, फिक्स जो उसका रहेगा, नियत भाड़ा x रुपए है, तथा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। ठीक है, ऐसा मान लेंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये उसको लगता है ना। तो 10 किलोमीटर अगर कोई बंदा जाएगा तो उसका जो नियत भाड़ा है ये तो लगेगा ही लगेगा, x तो उसको लगना ही लगना है, प्लस का 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 किलोमीटर मतलब कितना हो गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये लग रहा था, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y। तो इतना इतना जब वो चलता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ता है 105 रुपया। ठीक है, 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये देता है, उसमें फिक्स तो उसका जो नियत भाड़ा था वो तो है ही, सम्मिलित ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला समीकरण आपका। अब देखिए अगला समीकरण कैसे बनेगा, तथा 15 किलोमीटर के लिए उसको भाड़ा कितना देना पड़ता है 155 रुपये टोटल भाड़ा, तो उसमें भी नियत भाड़ा तो उसका रहेगा ही रहेगा, प्लस 10 नहीं सॉरी 15 है ना, तो 15 इंटू वाई बराबर इधर कितना हो जाएगा 155 रुपये के बराबर। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, और इसे x का और y का आप लोग मान निकाल लेंगे, है ना, कुछ भी आया मान लो, जो भी आएगा वो आप मान निकाल लेंगे। तो उसमें x जो आएगा वो उसका नियत भाड़ा हो जाएगा, और जो इसमें y आएगा उसका प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा। ठीक है, कि प्रति किलोमीटर उसको इतना रुपया देना पड़ता है। अब देखिए ध्यान से, हमारे सवाल में आगे पूछा है कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो उसको देखो x तो लगना ही लगना है ना, जो नियत उसका जो फिक्स था वो तो उसको लगेगा ही लगेगा, और प्लस का कितना लगेगा 25 किलोमीटर चल रहा है ना, तो 25 और गुणे y इतना भाड़ा उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का जो मान आया रहेगा वो x की जगह में रख देना, y का जो मान आया रहेगा वो y की जगह में रख देना, और इसको हल कर लेना, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को आपको हल करना है। सवाल समझ में आ गया ना। इसमें देखिए, इसमें समझने वाली बात ये है कि वो टैक्सी ड्राइवर जो भी है ना, वो अपना एक फिक्स भाड़ा तो बना के ही रखा है कि भाई आप चाहे 5 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ, प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका रेट अलग लगेगा, लेकिन मेरा फिक्स भाड़ा इतना तो लगना ही लगना है। ठीक है, कि 10 रुपये मेरा फिक्स भाड़ा है वो तो लूंगा ही मैं, तो फिक्स भाड़ा दोनों केस में लगेगा, और आपको प्रति किलोमीटर की जो उसका होगा चार्ज वो आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर लेंगे और 25 किलोमीटर के लिए आप निकाल लेंगे। अब चलते हैं 5वें नंबर के सवाल पर। देखो 5वां नंबर का सवाल है जो तीसरे नंबर का 5वां, ये बोलता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए 5 में से 6 हो जाता है, भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप भिन्न जानो, भिन्न को कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, p बटे q के रूप में। ये ऐसा अगर कुछ चीज है तो उसको हम लोग बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो मान लेता हूं हमारा भिन्न जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो भिन्न होगा वो क्या है, तो इसमें पहले मान लो कि माना भिन्न क्या है, माना भिन्न x बटे y है। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न हो गया, माना भिन्न x बटे y है। अब चलिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है ये,
प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, उन दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। चलो प्रश्नानुसार जोड़ते हैं। x में भी 2 जोड़ दिया और y में भी 2 जोड़ दिया, तो वो कितने के बराबर हो जाता है, तो वह 9/11 के बराबर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, 11 का इधर और 9 का इधर, तो 11 गुणे में x प्लस 2 बराबर इधर 9 और गुणे में y प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अंदर गुणा करा दूं तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर यहाँ से 9y और प्लस 9 दूना 18 आ गया। अब देखिए x और y वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, ये हो जाएगा कितना, 11x माइनस का 9y बराबर इधर 18 था और ये 22 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22। यहाँ से क्या हो गया देखो ध्यान से, 11x माइनस का 9y बराबर 18 में 22 घटाओगे कितना बचेगा, -4। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे सवाल को फिर पढ़िए। बोलता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, अभी हमने क्या जोड़ा था 2, अभी क्या जोड़ेंगे 3। तो अब क्या हो रहा है, x में भी 3 जोड़ दिया और y में भी बोलो 3 जोड़ दिया, ठीक है। तो वो कितना हो जाता है, 5/6 के बराबर हो जाता है, ठीक है। 5/6 के बराबर हो जाता है। फिर से तिर्यक गुणा कर लें तो 6 का गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 6x प्लस 3 बराबर 5y प्लस 3 ऐसा हो जाएगा। अब अंदर गुणा करा लें तो 6 करने 6x प्लस 36 का 18 बराबर 5y और 5 3 15 आ गया। y वाले को इधर ले जाओ, इधर 18 को उधर ले चलते हैं, ये आ गया 6x माइनस का 5y बराबर यहाँ से आ जाएगा 15 और 18 उधर गया तो माइनस का 18 आ गया। यहाँ से आएगा क्या, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब आप इसमें से x और y का मान निकालेंगे। देखो दोनों समीकरण आ गए ना हमारे पास। अब इसमें से आप x और y का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ x का कुछ मान आ जाएगा और यहाँ y का भी कुछ मान आ जाएगा मान लो, ठीक है। लास्ट में आपको क्या लिखना है कि अतः भिन्न क्या है, अतः भिन्न x बटे y बराबर, यहाँ जो भी आया होगा वो रख देना, यहाँ y का मान जो भी आया होगा वो रख देना, x और y का मान रख देना, तो भिन्न आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। और सवाल को अगर अपने को क्रॉस चेक करना है सही है कि नहीं है, तो अपन ने देखा था कैसे कि x और y का मान समीकरणों में रख दें, अगर दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं तो मतलब आपको उत्तर सही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5वां सवाल। अब कर लेते हैं अंतिम सवाल। एक सवाल और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपका सवाल एकदम सही होगा, ठीक है। अगर आपने जोड़ने को बोला है वहाँ घटा दिया, कहीं कुछ बोला है आपने नहीं समझा, तो आपको फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। अब चलते हैं छठे सवाल। ये सवाल मैं आपको पूरा करा देता हूँ। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, और यही दोनों चीज हमको निकालना भी है। अब देखिए 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, 5 वर्ष बाद। मान लीजिए अगर आज किसी की वर्तमान आयु 15 साल है तो 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 15 + 5 बराबर 20 साल हो जाएगा, है ना। तो बाद की आयु में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पूर्व की आयु पूछेगा, पहले की आयु पूछेगा कि 5 वर्ष पहले ही कितने का रहा होगा, तो ये बंदा 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 5 घटा देंगे, ये 10 साल का रहा होगा 5 साल पहले, है ना। तो पूर्व में क्या करेंगे माइनस और बाद वाले में करेंगे प्लस। ये बात आप लोग थोड़ा
ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, बोलता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अगर मैं आपसे जैकब की आयु पूछूं कि जैकब की आयु बताओ, तो भैया 5 वर्ष बाद कितना हुआ, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, वर्तमान में कितनी आयु थी x, और इसमें 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 5 वर्ष की बाद क्या हो जाएगी, और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद, तो पुत्र की आयु जो होगी हो जाएगी कितनी, y और प्लस का 5। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो 5 वर्ष बाद बोलता है जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी है x प्लस 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो पुत्र है ना, पुत्र की आयु है इतनी से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और इसको कर दो बराबर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 3y और प्लस 3 बचे 15, y वाले को उधर ले जाओ, 5 वाले को उधर, 5 को उधर ले जाते हैं। तो x माइनस का 3y बराबर 15 माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ से आगे कितना, x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया आपको पहला नंबर समीकरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़े प्रश्न को थोड़ा और, क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, मतलब घटाना है इस बार, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, चले 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मुझे बताओ जैकब की आयु कितनी रही होगी, जैकब की आयु कितनी होती, वर्तमान आयु से 5 वर्ष घटा दें तो x माइनस 5 हो जाती, और पुत्र की आयु कितनी हो जाती, पुत्र की आयु होती y माइनस 5 वर्ष, है ना, 5 वर्ष पूर्व। तो बोलता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी है x माइनस 5, उसके पुत्र की आयु का कितना गुना था, 7 गुना था। तो पुत्र की आयु कितनी है उतना, इसका कितना गुना था, 7 गुना, तो 7 से गुणा कर दिया। तो उन दोनों की वर्तमान आयु बतानी थी, है ना। इसको भी हल कर लो, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बना 35। तो ये हो जाएगा कितना आपका, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, और ये माइनस 5 ऊपर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया। यहाँ से x माइनस 7y बराबर आ गया माइनस का 30। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक हमने क्या किया है, दोनों समीकरण बना लिए हैं। इतना काम इसको आप में इस सवाल में आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा। अब यहाँ से हम करेंगे फिर से क्या, प्रतिस्थापन विधि से इसका हल, और x और y की मान निकाल देंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो किसकी हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी वर्तमान, और जो y की वैल्यू आएगी उसके पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो इस सवाल को चलिए हम लोग पूरा हल कर लेते हैं, मैं पूरा आपको हल करा देता हूँ। तो एक बार आपका फिर से प्रतिस्थापन विधि रिवाइज हो जाएगी, और बचे हुए जितने सवालों के हमने समीकरण बना के छोड़े हैं वो सारे सवाल आपको खुद से फिर हल करने हैं। ठीक है, तो मैं इसको आप लिख लेना, मैं ऊपर लिख देता हूँ दोनों समीकरणों को, और फिर हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, x माइनस 3y बराबर 10, ये हमारा पहला समीकरण था, और वहाँ से x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये हमारा दूसरा समीकरण था। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से इसको हल करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस का 3y बराबर का 10, तो 3y को उधर ले चलते हैं, तो x बराबर कितना हो गया 10 और प्लस का 3y, ये बन गया मान लो हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 पर रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x के मान को कहाँ रखना, समीकरण नंबर 2 में। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख दूंगा, 10 प्लस 3y। तो यहाँ पे देखो 10 प्लस का 3y आ गया, माइनस का कितना यहाँ पे 7y, और बराबर इधर कितना है माइनस का 30। अब देखो 10 को उधर ले जाएंगे
और इन दोनों को घटा देंगे तो इधर आ जाएगा कितना, माइनस का 4y। कैसे, 7 में 3 घटेगा तो आएगा 4, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का 4y आ गया, बराबर इधर देखो माइनस 30 था और 10 के पहले क्या चिन्ह है, प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस का 10। तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, माइनस का 40 आ गया। अब देखो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए y बराबर आ जाएगा माइनस का 40 डिवाइडेड बाई माइनस का 4। तो 4 दाम 40, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, अब इस y के मान को रख दो ये वाले में, तीसरे नंबर समीकरण में। तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर चलिए क्या आएगा, 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, x बराबर कितना है 10 और प्लस का 3y, तो 3 गुणे y की जगह में 10, तो ये कितना हो गया x बराबर 10 प्लस 3 दहम 30, तो x बराबर आ गया 40। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना माना था अपन ने, x वर्ष माना था ना, x बराबर कितना आया 40 वर्ष, 40 वर्ष है, और पुत्र की आयु उसकी कितनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष है। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर कि जैकब की आयु 40 वर्ष है वर्तमान में और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अब देखो इसको अपने को सीखना है अगर, तो इसको मैं आपको एक इसका कैसे परीक्षण करेंगे कि आपको ये सवाल सही है कि नहीं है। इसका एक तो है कि आप इसमें रख दें समीकरण में, तो चलो रख के दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले समीकरण में रखते हैं, जैसे x की वैल्यू कितना है 40 माइनस y की वैल्यू कितनी है 10, तो 3 गुणे 10, तो ये हो जाएगा कितना 40 माइनस 10 यानी 30, घटाओगे देखो 40 में 30 घटाओगे 10 आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि हमारा ये सवाल सही है। दूसरा तरीका ये था, ये आप लोग नोट कर लेना। दूसरा तरीका देखो सिखाता हूँ आपको कि इसको और कैसे चेक करेंगे। तो इसमें देखो 5 वर्ष पूर्व में कैसा था, x माइनस 5 वर्ष पूर्व में बोल रहा है, सॉरी 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु है हमारे पास, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी 15 साल, और जैकब की आयु कितनी होगी 40 और 5 45 साल। तो देखो 15 जो है लड़के का जो आयु है ना उसका, वो 3 गुना करोगे तो देखो 45 आ जाएगा, 15 3 45। तो देखो इसमें बोल भी रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु जो है ये 45, उसके लड़का की आयु कितना है 35, सॉरी 15 का 3 गुना है कि नहीं है। तो बोलो ऐसे भी अपन चेक कर सकते थे, तो ऐसे भी हम लोग इसका हल अपन चेक कर सकते हैं, हमारा उत्तर जो है वो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 3.2 खत्म किया है। अभी आपको इसमें जो जो सवाल के मैंने वो बनाए थे ना, समीकरण बना के छोड़ दिए थे, वो आप लोग खुद से हल कर लें, और ये पहले सवाल में जो सवाल बचे हुए थे उसका भी आप खुद से अभी हल कर लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रतिस्थापन विधि खत्म हो गया। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे, क्या कल से शुरू कर देंगे विलोपन विधि, है ना। ये कल से हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि है विलोपन विधि, और नए प्रश्नावली में हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है।